जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमल साहब, और आपके सुनने वालों सबको मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डेवलपमेंट्स हो रही हैं साउथ एशिया के अंदर बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की। हमने कुछ अर्सा पहले देखा श्रीलंका के अंदर एक फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ। फिर हमने अफगानिस्तान में भी चलें, इसको भी साथ में ला लें, तो देखा कि वहाँ पे भी तालिबान आ गए, एक बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ गवर्नमेंट है। अभी हमने बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी एक अपराइजिंग देखी जिसने शेख हसीना वाजद को रिमूव कर दिया। डॉक्टर साहब, बात करनी है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर, जिसके ऊपर वो बड़ा फोकस कर रहे हैं। बल्कि अभी प्राइम फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर गए हैं वहाँ पे मालदीव्स, तो वहाँ पे भी इसी चीज़ को लेके गए हैं। आप कैसे देखते हैं विद ऑल दैट दोज चेंजेस इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को? शी वाज द बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और इंडिया की। आप इन डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं? कमल साहब, अब इंडिया का नेबरहुड रहा नहीं, ये हो गया है चाइना का नेबरहुड। दिस इज चाइनीज नेबरहुड। मॉलडीव ये क्यों गए? दूध उबल के खत्म हो गया, अब चूल्हा बंद करने गए। बॉयल तो हो गया ना, मॉलडीव से इंडिया आउट हो गया है। अब उसके बाद अब बांग्लादेश भी, मतलब इंडिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। आपको याद है पिछले 1-1.5 साल से ये कमेंट्स चल शुरू हो रहे थे कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हैज फेल्ड। तो जयशंकर का क्या जवाब होता था? गो एंड आस्क श्रीलंका, गो एंड आस्क बांग्लादेश। यही उनके मेजर 2 अचीवमेंट थे। हालांकि साउथ एशिया में 8 मुल्क हैं। आप जरा सर्वे कर लें, 8 जो मुल्क है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, और कौन सा भूल रहा हूँ मैं? मालदीव्स। अब ये जो 8 मुल्क है, इसमें से 4 मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है, जिसमें से पाकिस्तान इज सेकंड लोएस्ट, सिर्फ 96-97% मुसलमान है। बांग्लादेश 90% है। बाकी के दोनों मुल्क 99% मुस्लिम। तो ये जो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, इसका एक ही मुस्लिम दोस्त रह गया है, और वो है रेडिकल इस्लाम। तालिबान, जिहादी ये इनके दोस्त हैं। कैन यू इमेजिन? और यहाँ पे मेरे चैनल पे आके नीचे कॉन्वर्सेशन नाम का मैं चैनल चलाता हूँ, मेरे पीछे जिहादी, यू आर ए तालिबान, यू आर दिस, ये इनका एक ही दोस्त है, वही तालिबान है। तालिबान मेरा दोस्त नहीं है। आई एम सो क्रिटिकल ऑफ अफगानिस्तान। तो सोचिए आप, इंडिया अपने आप को बड़ा डेमोक्रेसी है वो कहता है, इनका जो वाहिद दोस्त है दैट हैज बिकम रेडिकल इस्लामिक तालिबान गवर्नमेंट, जिसको ये रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, इसकी हुकूमत। तो दैट गिव्स यू एन आइडिया। आई मीन, इंडिया में प्रॉब्लम ये हो गया है कि सरकार जो होती है, गवर्नमेंट आपकी नौकर होती है। ये सरकार को खुदा बना लिया, खुदा की पूजा करते हैं। मोदी है तो सब कुछ है, ये है वो है। अरे अकाउंटेबल बनाओ गवर्नमेंट को। जयशंकर को इतना चढ़ा लिया था कि सच ए ब्रिलियंट मैन। कहा है कि ब्रिलियंट? ही हैज लॉस्ट द होल नेबरहुड। Maldives is gone, Bangladesh is gone, पाकिस्तान इज गॉन। कोई ताल्लुकात इंप्रूव नहीं हो सके। नेपाल भी इतना चिढ़ावा है इनसे कि हद नहीं है। सिर्फ रह गया भूटान। श्रीलंका का ऑल्सो सिचुएशन इज नॉट वेरी क्लियर। श्रीलंका इज ग्रेटफुल कि इंडिया ने उसके लिए एक्सटेंड किया 4 से लेकर $6 बिलियन तक क्रेडिट लाइन। लेकिन बांग्लादेश को भी तो $8 बिलियन इन्होंने देखे रखे थे, एंड दैट इज गॉन। तो लेकिन डॉक्टर, जी, आपको नहीं लगता इट्स टू अर्ली टू से बांग्लादेश इज गॉन? अभी तो नई हुकूमत आएगी, वो देखेगी कि बड़े सारे इंसेंटिव है हमें इंडिया से, तो ये कहना कि बांग्लादेश गया, इजंट इट टू अर्ली? देखिए, मोहम्मद यूनिस का बयान सुन लिया आपने? आपको ऐसा लगता है कि ये कल परसों इलेक्शन करके ये वापस पेरिस चले जाएंगे? किसने छोड़ा है हुकूमत? मुझे तो ताज्जुब की बात है कि आई हैव ए फीलिंग द आर्मी विल आल्सो कंटिन्यू टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। और फिर इनका प्रॉब्लम क्या है भाई? द ऑप्शंस इन बांग्लादेश आर नॉट वेरी गुड। देखिए, इजिप्ट में क्या हुआ था, ट्यूनिशिया में क्या हुआ था। सेक्युलर बच्चे, लिबरल्स, इन लोगों ने लेकर आए थे रेवोल्यूशन, दोनों। जासमीन रेवोल्यूशन और जो आया था
जो जो इजिप्ट का रेवोल्यूशन था, वो बंदे का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो गूगल का एक इंजीनियर था जिसने ट्रिगर किया था वो सारा का सारा। लेकिन जो एस्टैब्लिश पार्टी थी इखवान उल मुस्लिमीन, उसने सारे इलेक्शन जीत गए। तो जब ये इलेक्शन करवाएंगे तो पहला सवाल ये उठा, विल दे अलाउ अवामी लीग टू पार्टिसिपेट और नॉट। अगर ये अवामी लीग को पार्टिसिपेट करने देते हैं, उसके पास कितना पैसा है, रिसोर्सेज है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, 15 साल से उसने स्टेट कैप्चर किया हुआ है, हर एजेंसी उसके हाथ में। फिर उल्टा उसके बाद ऑल्टरनेटिव कौन से खास है, जमात इस्लामी या बीएनपी। तो क्या ये कहाँ लेके जाएंगे अगर अवामी लीग जीत जाती है दोबारा, विच आई डोंट थिंक दे विल अलाउ। तो क्या ये अवामी लीग को एक्सक्लूड करेंगे इलेक्शंस में? तो जब उनको दिखेगा कि अगर हम इलेक्शन कराएंगे तो अवामी लीग आ जाएगी दोबारा, तो वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, वो इनकी कमर तोड़ेंगे फिर इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा, डू यू बिलीव कि इतना गुस्सा है फौज ऐसे करेगी? आज चीफ जस्टिस से भी इस्तीफा और ले लिया। देखिए फौज ने धोखा दे दिया ना। देखिए द ओनली रीजन हसीना लेफ्ट इज बिकॉज द मिलिट्री रिफ्यूज टू सप्रेस। अगर मिलिट्री कहती है हम दबा देते हैं प्रोटेस्ट, तो खत्म हो गई बात थी ना। 2-4 दिन अगर वो जो, देखिए सीसी ने एक दिन में 14,000 को मारा था, याद है आपको? रबा मस्जिद के पास 14,000 को एक ही दिन में मारा था और खत्म हो गया। अभी तक फिनिश हो गई ना ये इतनी लंबी, क्या 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, 11 साल हो गए। इखवान उल मुस्लिमीन हैजंट बीन एबल टू स्टैंड अप एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट्स ओवर एज ए पॉलिटिकल फोर्स, खत्म हो गई है। तो ये मिलिट्री कर सकती थी एंड केप्ट हसीना इन पावर, बट उन्होंने हसीना को रिजाइन करवा के बाहर भगवा दिया। दे डिड नॉट फायर ऑन द पब्लिक, दे डिड नॉट डू एनीथिंग। अगर मिलिट्री आ जाती ना, खाली इतना जुल्म करने की भी जरूरत नहीं होती, वो थोड़ा बहुत मिलिट्री आके कर्फ्यू लगा के दबा दे सकती थी स्टूडेंट प्रोटेस्ट, बट दे डिडंट डू दैट, राइट? दे अलाइंड विद द स्टूडेंट्स। अब तो 2 स्टूडेंट्स भी हैं इंटरिंग गवर्नमेंट में। वो बंदा जिसका नाम इस्लाम है, ही इज ए नाहीद मिनिस्टर। इस्लाम। हाँ हाँ, तो नाहीद वो नाहिद इस्लाम, वो मिनिस्टर भी बन गया है। सो द मिलिट्री टर्न अगेंस्ट देम, बट तो अब तो क्या अवामी लीग के साथ अब दुश्मनी नहीं होगी मिलिट्री की? मतलब देखिए जब आप गवर्नमेंट में होते हैं इस तरह के करप्ट मुल्कों में, तो आपके पास स्टेट को लूटने के बहुत हजारों अपॉर्चुनिटीज होते हैं। मतलब ये तो पाकिस्तान इज अ मास्टर एट इट, राइट? हर तरह से आपके आपके बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, काबिल हो या ना हो, आपको ज़मीनात मिल रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को बिजनेस के, वो सारी चीज़ें चली जाएंगी अब अवामी लीग के पास से। तो देयर इज गोइंग टू बी एक काइंड ऑफ ए बैकलैश। तो सवाल ये उठेगा कि अगर लेट्स से कि सीआईए मोहम्मद यूनुस को ये कहती है कि अगर आप इलेक्शन कराएंगे अब, तो जमात इस्लामी और बीएनपी जीत जाएंगे, विल ही हैव विल ही डू अ फ्री इलेक्शन? या उसको ये भी बताए, नो देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट अवामी लीग विल विन द इलेक्शन। अगर अवामी लीग इलेक्शन जीतती है, शेख हसीना वापस आती है, गेस क्या करेगी वो? पहला काम ये करेगी, मोहम्मद यूनुस को जेल में डालेगी वो। सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट इजीली। मतलब आई एम वेरी डाउटफुल कि बांग्लादेश का जो फ्यूचर है, इट विल बिकम इंस्टेंटली स्टेबल। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा कमेंट इसी में, जो आपने मोहम्मद यूनुस का, आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस को सीआईए लेके आई है? क्योंकि वो पुरानी केबल चला रहे हैं, बड़ा कुछ कह रहे हैं जी उसको सीआईए लेके आई है, और ये जो बातें की जा रही हैं कि वो ये अमेरिकी साजिश है या सीआईए इसको लेके आई है, आपको लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है या कि ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिसको they're talking about? देखिए मेरी जो थियरी है ना खबर साहब के, जो पहला, मैं इसको 2 इनिंग का गेम कहता हूँ, दिस इज ए 2 इनिंग गेम। जो पहला इनिंग गेम था, विच वाज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स अगेंस्ट द कोटा सिस्टम के खिलाफ। जब कोटा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने एबॉलिश कर दिया, तो फिर ये घर क्यों नहीं गए? अब जाओ नौकरी ढूंढो, सीवी अपना बनाने लग जाना चाहिए था ना। कोटा तो नहीं गए, अब तो आपको जॉब मिल सकती है, जाओ अप्लाई करें जॉब के लिए। बट उन्होंने डिमांड्स अपने बदल दिए। पहला डिमांड ये किया कि जिन लोगों ने वो 200 स्टूडेंट्स को मारा है उनको होल्ड देम अकाउंटेबल, और फिर उसके बाद उन्होंने शेख हसीना का 1 पॉइंट एजेंडा हो गया था ना कि शी शुड रिजाइन। तो ये जो सेकेंड इनिंग्स जो इनकी हुई है, वो मुझे मेक्स मी फील कि देयर इज एन एक्सटर्नल हैंड इन दैट। और एक्सटर्नल हैंड का देयर आर, मतलब इसमें बेसिकली
3 थियरीज़ है। एक थियरी ये है कि सीआईए ने करवाया ये। सीआईए का ईरान में भी ऐसे ही हुआ था। उन्होंने 10,000 एक्टर्स को हायर किया था टू डू द प्रोटेस्ट, जो शाह को लेकर आए थे, याद है? मुसद्दिक हुसैन की गवर्नमेंट को निकाल कर। सो द यूएस हैज डन दिस मेनी टाइम्स इन लैटिन अमेरिका। तो प्लेबुक तो बिल्कुल वैसे ही नजर आ रही है कि इनको लगा, अपॉर्चुनिटी दिखी। कौन सा मुल्क है जिसके पास ये कैपेसिटी है कि अपॉर्चुनिटी देख के क्विकली मूव हो जाए, राइट? सेकंड इनिंग्स इसलिए मैं कह रहा हूं कि इट इज अ चांस कि द यूएस कुड हैव प्लेड। प्लस यूएस तंग आ गया होगा प्लेइंग सेकंड फिडल टू इंडिया इन साउथ एशिया। खासतौर से मोदी की रशिया विजिट के बाद उन्होंने कहा ठीक है, तुमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, हम भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करते हैं, ये लो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम तुमसे बांग्लादेश ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश को पैसे बहुत मिल रहे थे दोनों तरफ से, चाइना से भी, इंडिया से भी। कुछ 15-20 बिलियन डॉलर के करीब आ जाता है टोटल पैकेज अगर आप देखें दोनों मुल्कों से, विच अमेरिका इज नॉट गोइंग टू गिव टू बांग्लादेश। वो 20 बिलियन नहीं देने वाला बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश के लिए इट इज ए लॉस लॉस सिचुएशन। तीसरी चीज ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, जितने भी ये मिनिस्टर्स बने हैं, जैसा तौहीद, वो फॉरेन मिनिस्टर है, वो बहुत प्रो वेस्ट और एंटी अमेरिका इंडियन है। ही इज अ वेरी एंटी इंडियन गाय। उसने कई आर्टिकल्स लिखे इंडिया के खिलाफ। ही इज प्रो वेस्ट। वो बंदा जो इंडिया आउट कैंपेन शुरू करे था, वो खालिदा जिया का बेटा, ही इज बैक इन बांग्लादेश। so he will become a big player, no doubt. Khalida Zia is out of the jail. तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश will be as pro India as it was in June, जिसमें शेख हसीना ने 2 चक्करें मारी थी इंडिया की within 2 weeks. She attended yes. हाँ, मोदी का इनॉग्रेशन। फिर उसने बहुत बड़ी गलती की इन माय ओपिनियन कि बेजिंग को जाने से पहले वो फिर दिल्ली आई दोबारा। व्हाट वाज शी ट्राइंग टू डू? मतलब क्या वो अपनी नाक चढ़ा रही थी बेजिंग की तरफ? उन्होंने उसकी इतनी बेइज्जती की है वहां पर, बेजिंग में वो गई, उसके साथ प्रोटोकॉल्स बहुत लाइट ले लिया, मीडिया का कोई कवरेज नहीं फ्रॉम द ऑफिशियल गवर्नमेंट मीडिया। शी जिनपिंग ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुलाकात की, फिर हैंडेड हर ओवर टू हिज असिस्टेंट। फॉरेन मिनिस्टर ने भी नहीं मिला, वांग यी ने भी नहीं मिला इसके साथ। तो शी वाज सो ह्यूमिलिएटेड। फिर इसने कहा कि $5 बिलियन मांगा और उसको दिए 100 मिलियन। 100 मिलियन दिया चाइना ने। आई मीन इट इज लाइक अ रिडिकुलस, मतलब उसको भिखारी की तरह ट्रीट किया उन्होंने। एंड शी लेफ्ट वन डे अर्ली। शी वाज सपोज्ड टू कम बैक ऑन थर्सडे। उसने बेटी की बीमारी का बहाना बना के एक दिन पहले वापस आ गई। सो ऑलरेडी यू कुड से कि बांग्लादेश के चाइना के साथ ताल्लुकात बहुत खराब हो गए थे और इंडिया के साथ बहुत करीब हो गए थे। सो इट वाज इन द पॉकेट। अब लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने पुट ऑल इट्स एग्स इन वन बास्केट। कमर साहब, आप तो वाकिफ हैं इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और वगैरह से। सोचिए आप, अगर आप शेख हसीना के हैंडलर होते, मतलब एज एन एजेंट की तरह, उसने आके पहले अजीत डोवल को रिपोर्ट किया वापस ठीक है, मिशन फेल्ड बॉस बोल के। हाँ, अजीत डोवल क्यों गए भाई? जयशंकर जाते या कोई दूसरा मिनिस्टर लोअर लेवल का, मतलब फॉरेन सेक्रेटरी को भेजते, या बांग्लादेश डेस्क या साउथ एशिया डेस्क का बंदा जाता। अजीत डोवल क्यों गए? इट वाज, why was it a national security issue, right? It tells you okay, there is an intelligence. तो what must be happening? अगर ये इतना क्लोज इंडियन एसेट है, तो अगर मैं अजीत डोवल की जगह होता तो मैं शेख हसीना के ऑफिस के बाजू अपना एक ऑफिस रखता, अपना एक बंदा रखता वहां पर। क्या इंडिया के पास इंटेलिजेंस नहीं थी कि क्या हो रहा है वहां पर? या तो इंटेलिजेंस फेलियर है आउटराइट, किनको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में। ठीक है, अगर पता था तो क्या किया? कुछ नहीं किया या कुछ किया? अगर कुछ किया तो फेल हो गया वो, बिकॉज दे कुड नॉट प्रोटेक्ट हर। सो या तो इट्स एन इंटेलिजेंस फेलियर या इट इज अ फेलियर टू कंट्रोल द थिंग। बेसिकली इट्स ए ऑपरेशन फेलियर हो गया ना वो बांग्लादेश। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये मैं आज भी एक सवाल ये सोच रहा था कि क्या इंडियन बांग्लादेशी मिलिट्री के अंदर इतनी इनग्रेस नहीं थी कि वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उनकी नहीं थी, या कि वो समझते थे कि शेख हसीना के थ्रू वो बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी में या मिलिट्री में ऑपरेट करेंगे? ये पॉलिटिकल इनग्रेस रखना और मिलिटरीली इतना ना इनग्रेस रखना, आपको नहीं लगता कि ये एक this was one of the failures as well? तो मैं एक बार एक
बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बांग्लादेशी को एक्चुअली डीसी आ रहे थे हम आपसे मिलने। तो जब हम आ रहे थे वॉशिंगटन डीसी तो हमको फ़ोन आया फॉरेन मिनिस्टर का, मैं उस शख्स का नाम नहीं लूँगा, आप भी ना लें। जी, जी। तो उसको शायद प्रॉब्लम हो जाए। तो उसको फ़ोन आया फॉरेन मिनिस्टर का और वो मेरी गाड़ी में है, उसको ही हैड टू टेक द फ़ोन कॉल। हुँ, तो वो फ़ोन कॉल, अब बंगाली मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन बंगाली इतनी ज़्यादा हिंदी होती है इसमें कि आप समझ जा सकते हैं। मैंने हुँ, कई बार बंगाली बीबीसी भी किया है हुँ, by listening to the question and answering in हिंदी। हुँ, तो जब मैं उनसे पूछा तो वो बता रहा था कि इंडिया की गवर्नमेंट वाज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बांग्लादेश टू बाय हेलीकॉप्टर्स। हुँ, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंटली ये एक नई चीज़ मुझे पता चली कि व्हेन इंडिया इंटरैक्ट विद दीज़ स्मॉलर कंट्रीज़, इन पे बहुत दबाव डालते हैं कि आप हमारे से हेलीकॉप्टर्स खरीदें, ये खरीदें, हमारे जेट फाइट, बिकॉज़ मोदी वांट्स टू शो कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट्स तो हों यार, दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर बन गए हो। दे वांट टू शो सम प्रोग्रेस कि हम चाइना से कम्पीट कर रहे हैं इन आर्म्स सेलिंग। तो जब मैं उनसे डिस्कस कर रहा था तो आई गॉट दिस फीलिंग कि जो इंटरैक्शंस होते हैं ये डिप्लोमैटिक वगैरह, बहुत एरोगेंट नज़र आता है इंडिया विद दीज़ कंट्रीज़। हुँ, ये बात मुझे नेपालीज़ भी लोग जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्ट्री में हैं, उनसे भी पता चला कि बहुत ही एरोगेंट तरीके से बात करते हैं इंडिया। और आपने देख लिया, जयशंकर तो वैसे से भी उस तरह से बात करते हैं ना। हाँ, उनके बयानात स्मार्ट एलेक जवाब, देखिए इट्स लाइक सेइंग कि आप क्रिकेट के एक टीम के कैप्टन हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बड़े-बड़े जवाब देते हैं, जब बैटिंग के वक़्त आता है आप ज़ीरो पे बोल्ड हो जाते हो, राइट? हुँ, तो अब जवाब दें जयशंकर के क्या हो रहा है बांग्लादेश में। अब गए हैं मॉलडीव्स, अब गए हैं। व्हाई डिडंट ही गो बिफोर द इलेक्शंस? जब इंडिया आउट कैंपेन हो रही थी, वहाँ जाके ट्राई करते हैं इलेक्शन बचा। दैट वाज़ आल्सो एन इंटेलिजेंस फेलियर। क्या हुँ, इंडियन इंटेलिजेंस को अंदाजा नहीं हुआ था कि मोइज़ो जीत जाएँगे? लाइक हाउ कम यू डोंट नो दीज़ थिंग्स? अगर आप सी यू वांट टू बी अ बिग प्लेयर देन यू शुड हैव द कैपेसिटी टू बी बिग प्लेयर। बिग प्लेयर खाली बड़े बातों से नहीं हो जाता। अगर मैं कह दूँ अरे मैं तो 300 बनाने वाला हूँ इस मैच में, फिर जाके 14 पे आउट होके आ जाऊँ। तो इट इज़ लाइक दैट, यू हैव टू हैव द एसेट्स, द कैपेसिटी टू डू। इंडिया की साउथ एशिया पॉलिसी इज़ नाउ ऑफिशियली इन द शैम्बल्स। जैसा मैं कहा, द ओनली मुस्लिम फ्रेंड, 4 मुसलमान मुल्क हैं, आप उनके ऊपर हिंदुत्व लगाए, वहाँ पे जाके योगा करवा रहे हैं। इनके पास जब नरेंद्र मोदी देखिए पिछले 2 बार जो हिंदुओं पे हमले हुए हैं मंदिर में, आई वांट टू कंडेम, इस बार भी अटैक हुए हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि वो अवामी लीग पे भी अटैक कर रहे हैं और अवामी लीग के चंद काउंसलर्स भी हिंदू हैं जो 2 मारे गए। तो दे हैव किल्ड अदर अवामी लीग people and some of them are Hindu. So but there are people who are targeting Hindu temples and Hindus, or that should be condemned and that should be stopped। और मैं खुश हुआ कि मोहम्मद यूनुस ने भी कंडेम किया और कहा ये भी बांग्लादेशी है, इन पे हमले नहीं होनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, इससे पहले जो वायलेंस हुआ 2021 में हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जाके टेम्पल्स का दौरा किए और टेम्पल्स को रिपेयर करवाई शेख हसीना, कौन करता है? एमबीएस इंडिया आते हैं, क्या वो जाते हैं जामा मस्जिद में जाके बयान देते हैं? क्या इंडियन गवर्नमेंट जामा मस्जिद को धोकर रिपेयर कर रही है ताकि एमबीएस आ रहे हैं या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शेख आ रहे हैं? दे डोंट डू दैट। सो व्हाई इज बांग्लादेश, मतलब पब्लिक तो बड़ी चिढ़ गई होगी ना कि या फर्स्ट ये आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, टीवी पे यही चल रहा है, नरेंद्र मोदी जाके देख लिया आप फोटोग्राफ्स। तो उससे उससे पहले जब हुआ था बाबरी मस्जिद के वक्त हुआ था, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो हजारों मंदिरें तोड़े गए बांग्लादेश में। सो देयर इज अ रेजोनेंस टू दिस। तो जो हिंदुत्व पॉलिसी है दैट इज थोड़ा बहुत इरिटेट कर रही है मुस्लिम्स को इन साउथ एशिया, स्पेशली बांग्लादेश। द ओनली मुस्लिम कंट्री जहां मोदी के दीवाने हैं वो पाकिस्तान में है। वो जरा आके यहाँ रहे, थोड़े आपकी लिंचिंग भी हो तो फिर पता चलेगा। बिरयानी बनाए, गाय की बिरयानी पकाएं ईद पर, फिर देखें आपके घर में घुस के आपको लटका देंगे ना जब पता चलेगा। जैसा अभी बांग्लादेशी वहाँ पे गाजियाबाद में मार रहे हैं, वहाँ पे वीडियोस देखें आप। इंडिया बांग्लादेश दे आर सेइंग कि बांग्लादेशी है, हालांकि है वो इंडियन मुस्लिम्स, गरीब लोग, उन पे हमले हो रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि देयर इज एन एंटी इंडिया सेंटिमेंट बिकॉज ऑफ हिंदुत्व ऑलरेडी है इन सम सेगमेंट्स। अब बिकॉज इंडिया ने शेख हसीना के साथ इतना ओपनली क्लोज आ गया,
इसलिए मैं हर शो पे कह रहा हूँ, इंडिया शुड नॉट गिव शेख हसीना पॉलिटिकल असाइलम। तो अगर डॉक्टर साहब ये सवाल है, यहीं पे सवाल बनता है, इन केस इंडिया डजंट गिव शेख हसीना पॉलिटिकल असाइलम, तो ये तो आपने जिस एसेट को, जिस के साथ आपका इतना अच्छा ताल्लुक हो, तो आप अगर उसको छोड़ देते हैं बीच चौराहे, तो आप पे नेक्स्ट टाइम कौन ट्रस्ट करेगा इस खत्ते के अंदर? भाई अगर आप उसको रखेंगे तो यू विल लुक एज इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल। जो साजिशें या कंस्पिरेसी थीरीज बनेंगी कि इंडिया इज ऑपरेटिंग, इज ट्राइंग टू ब्रिंग बैक शेख हसीना, कुछ भी अवामी लीग करे इंडिया में, बांग्लादेश में, दे विल अज्यूम दैट इट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया बिकॉज शी विल बी सिटिंग इन इंडिया। वो बयान तो वहीं से देंगी दिल्ली से, राइट? तो आई थिंक इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि दे गिव हर पॉलिटिकल असाइलम। देखिए आप, बरतानिया तो इमीडिएटली ना कह दिया, हालांकि उसकी भांजी इज ए मिनिस्टर इन द ब्रिटिश, एमपी भी है और मिनिस्टर भी है। उसका नाम है ट्यूलिप, ट्यूलिप है उसका फर्स्ट नेम। उसका आई डोंट नो व्हाट हर लास्ट नेम, हसीना है या नहीं है, ट्यूलिप। बट दे आर नॉट विलिंग टू गिव हर एनी पॉलिटिकल असाइलम। अमेरिका तो वीजा कैंसिल कर दिया है उसका, सो शी कैन नॉट गो टू द यूएस। आई मीन द मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन इज दुबई। वो जाएं दुबई में अपार्टमेंट ले लें, थोड़ा सिक्योरिटी पे पैसे खर्च कर लें, वेदर ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो। इनफैक्ट इट वुड बी बेटर इफ शी डज अनऑफिशियली कि वहाँ जाएं। और इंडिया के साथ यूएई के इतने अच्छे ताल्लुकात है कि यूएई विल गिव हर प्रोटेक्शन एज ए फेवर टू इंडिया, नॉट एज ए फेवर टू हर, बिकॉज यूएई के ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इंडिया के लिए वो फेवर कर सकता है यूएई टू प्रोटेक्ट हर, बट दे शुड नॉट गिव, इट इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। अगर मेरे से पूछें जयशंकर साहब, आई वुड से दिस वुड बी अ मिस्टेक टू गिव हर दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। और दूसरी चीज ये है कि मतलब ये चक्कर क्लियर नहीं आ रहा ना कि अगर अमेरिका हैज प्लेड अ रोल, देन अमेरिका जानता है कि जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसका चाइना फायदा उठा सकता है। So why will the US create a vacuum there? That is one question. But is the US actually thinking कि भाई इंडिया is out, इंडिया बड़े बड़े बातें कर रहा है, रशिया से मिल रहा है, चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। So maybe India is not a reliable partner against China. So if we have a base in Bangladesh, a big military base, तो वहां से मतलब इंटिमिडेट कर सकते हैं ना वो चाइना को। सोचिए आप, अगर यस। बांग्लादेश में अगर एक बड़ा एयरफोर्स बेस जहाँ पे अमेरिका के 400-500 F-16 पार्क हो जाए, आई मीन तो जिनपिंग को तो हार्ट अटैक हो जाएगा ना। सो दैट इज सो, बट दैट लुक्स लाइक ए वेरी लॉन्ग गेम ना। हाँ। ये लोग आर दे केपेबल राइट नाउ? मेरा इतना लो ओपिनियन हो गया है ये बाइडन और जेक सलिवन का कि दे आर एब्सोल्युटली इनकॉम्पिटेंट लोग हो गए हैं। खर्चे पे मतलब बेहिसाब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते जा रहे हैं एंड पॉलिटिकल आउटकम्स आर नॉट डिजायरेबल। इजराइल में ले लें या आप यूक्रेन रशिया में ले लें। और मुझे लगता है कि कमला हैरिस, ना कमला हैरिस ना ट्रम्प आर गोइंग टू परस्यू द सेम पॉलिसीज एज बाइडेन। तो ये क्या रहा है ये, मतलब ये और 4 महीने वही चीज पुश करेगा जो फिर अमेरिका बाद में नहीं पुश करेगी रिगार्डलेस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, राइट? सो आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट इज गोइंग ऑन। एक एक्सप्लेनेशन ये आ रहा है कि द डीप स्टेट इन इंडिया, इन द यूएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यानी दिस इज नॉट बाइडन ब्लिंकन की पॉलिसी बट डीप स्टेट। लेकिन इन्होंने फौज की बहुत तारीफें की, मोहम्मद यूनिस की तारीफें की, और मैंने चंद बांग्लादेशी लीडर्स, मैं बहुत ट्राई किया टू गेट सम इम्पोर्टेंट पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश ऑन माय शो, बट तो इस वक्त कोई नहीं आएगा। अरे भाई वो ना सिर्फ वो आ रहे हैं, बस मुझसे भी डरते हैं ना, क्योंकि मैं थोड़ा खुल के बोलता हूँ और खुल के पूछ भी लेता हूँ। अगर वो जवाब भी ना दे मेरे सवालात या मेरे कमेंट से भी डर रहे थे वो। लेकिन मैं जिन जिन से बात किया उन सब की यही राय थी कि मोहम्मद यूनुस इज ए यूएस प्रॉक्सी। ये वो कन्विंस्ड हैं। और जब मिनिस्ट्री में 3 या 4 लोग ऐसे हैं हु आर क्लियरली, उनकी हिस्ट्री से साफ नजर आता कि दे आर एंटी इंडिया एंड प्रो यूएस, प्रो वेस्ट कह रही है, जो
जो बांग्लादेशी मीडिया है उनको प्रो वेस्ट कह रही है, मतलब तो क्या वो प्रो जर्मनी थोड़ी है। हाँ, प्रो यूएस ही है बेसिकली, वेस्ट तो अमेरिका को छुपाने का तरीका है। जी हाँ, जी हाँ। सो द करंट, मतलब ये लोग जो आए हैं दे आर प्रो। और मतलब कब आपने ऐसा देखा कि इंटरिम गवर्नमेंट अब ये, तो फिर क्या ये सब रिटायर हो जाएंगे इलेक्शन करवा के? आई एम नॉट श्योर कि ये जाएंगी, दे आर जस्ट गोइंग टू गिव अप पावर सो इजीली। खास तौर से अगर इनके पास रीस्ट्रक्चरिंग का एजेंडा है। देखिए, बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम हो गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स में आज बहुत अच्छा डिटेल आर्टिकल छपा है कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई शेख हसीना का जो राइज हुआ वाज बेसिकली ऑन गारमेंट इंडस्ट्री। हाँ, तो 10 साल तक जो गारमेंट इंडस्ट्री से पैसे आए और गारमेंट इंडस्ट्री से जो डेवलपमेंट हुआ और जॉब्स क्रिएट हुए, उसके बल पे वो तेजी से आगे बढ़ गया ना बांग्लादेश। लेकिन उसका नुकसान भी ये हुआ कि सारे के सारे अंडे उसने गारमेंट बास्केट में डाल रखे थे। तो जब पैंडेमिक हुआ, उसके वजह से जो बैकड्रॉप हुआ, उससे वो रिकवर नहीं कर सके। तो फिर इन्होंने क्या किया कि करेंसी, बांग्लादेश की करेंसी को बचाने के लिए जो डॉलर के रिजर्व थे वो इस्तेमाल कर लिए टू प्रिजर्व, टू सेव द टका फ्रॉम कमिंग डाउन। तो फिर आईएमएफ के पास इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं थे, बिकॉज दे हैड स्पेंट इट टू कीप द टका अप। तो अब चक्कर ये है कि दे दे हैव दिस इंडस्ट्री, अब वापस आ रहे हैं, ग्रोथ आ रहा है, बट काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, पॉपुलेशन वगैरह, सो दे आर डिवर्सिफाई नहीं हुई उसकी इकोनॉमी। एंड दे आर सेइंग कि वो मसला तो रहेगा ही, कोई भी इलेक्ट होके आ जाए, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जिसके वजह से जो स्टूडेंट्स परेशान होकर सड़कों पे आए हैं, वो तो गवर्नमेंट के चेंज होने से थोड़ी होगा। समझे आप? देखिए, अवामी लीग के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बीएनपी के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जमात इस्लामी के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको जॉब्स चाहिए। द जॉब्स आर फ्यू। अगर सबको जॉब्स मिलते तो ये प्रोटेस्ट नहीं होता। शेख हसीना वुड बी, सो बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो रिस्ट्रक्चरिंग वो करने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रक्चरिंग द पॉलिटिकल क्लास, इट इज ऑल्सो रिस्ट्रक्चरिंग द इकोनॉमी। वो कौन करेगा? क्योंकि अगर अवामी बीएनपी वगैरह आएंगे तो वो बदले में ज्यादा वक्त गुजारेंगे, मुझे लगता। तो डॉक्टर साहब, तो असल चीज तो फिर ये है कि हु विल डिटरमाइन कि इस इंटरिम सेटअप को कितनी देर रहना है, ये कितनी देर में इस काबिल होगा कि ये सिस्टम को एक एक अच्छे सिस्टम को लेके आ सकता है। आई थिंक दीज ऑल थिंग्स आर येट टू बी डिसाइडेड, एंड इन बिटवीन आई थिंक बहुत सारे जो चाइनीज, अमेरिकन, इंडियन सब पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, और इंडिया जारी बात है पेनिट्रेट करेगा, बिकॉज बांग्लादेश बहुत सारी जो कॉटन है वो इंडिया से ले रहा है फॉर इट्स, इसको भी, ये भी तो एक फैक्टर है। देखिए, इंडिया विल वांट एन इलेक्शन एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि इससे पहले कि अवामी लीग की कैपेसिटी और इन्फ्लुएंस को एरोड किया जाए, तो जितना जल्दी इलेक्शन हो बांग्लादेश में, उतना इंटरेस्ट इंडिया का बढ़ेगा। जितना देर लगेगा, मुझे लगता है उतना अवामी लीग के लोगों को पकड़ा जाएगा, करप्शन के चार्जेस में उनके ऊपर केसेस चलाए जाएंगे। तो बेसिकली उनके साथ वही होगा जो पीटीआई के साथ हुआ, राइट? तो उनकी कैपेसिटी तोड़ी जाएगी। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, राइट? तो अगर इलेक्शन जल्दी होते हैं, देन यू कैन आर्ग्यू के इट कैन बी ए विन फॉर इंडिया। लेकिन इलेक्शन जितना देर होंगे, मुझे लगता है कि इंडिया के लिए इट विल बी दैट मच मोर डिफिकल्ट। चाइना का अब बोल नहीं सकते कि चाइना हैज लॉस्ट श्रीलंका में और बांग्लादेश में। चाइना का थोड़ा रेपुटेशनल लॉस हुआ है। बांग्लादेश में उन्होंने जो हथियार दिए थे ना बांग्लादेश को, वो हथियार आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सुना कि उनके हवाई जहाज ठीक से नहीं उड़ रहे हैं, वॉट एवर दे हैव गिवन। द बांग्लादेशी आर्मी इज वेरी, मिलिट्री इज वेरी अनहैप्पी विद चाइनीज। ना सिर्फ दे आर अनहैप्पी कि आपने हमको लो क्वालिटी स्टफ दिया, लेकिन सर्विस भी बराबर नहीं कर रहे हैं वो। सो दे आर क्वाइट अनहैप्पी विद दैट। श्रीलंका भी क्वाइट अनहैप्पी था कि भाई हमारी इकोनॉमी जब डूबने लगी, यू डिड नॉट कम एंड बेल अस आउट। फिर इंडिया को आना पड़ा ना। अगर चाइना हैड हेल्प देम आउट, जिस तरह से चाइना ने मालदीव्स को सपोर्ट किया, सो चाइना लर्न इट्स लेसन इन श्रीलंका एंड हेल्प मालदीव्स। इंडिया के जब टूरिस्ट खत्म हुए, चाइना ने अपने टूरिस्ट भिजा दिए फॉरन, राइट? सो टू स्टेबलाइज मालदीव्स इकोनॉमी। बट विल चाइना स्टेप अप इन बांग्लादेश एंड मतलब मेक आउट, रीच आउट? चाइना इसमें ज़रा कमज़ोर है इस तरह की जियोपॉलिटिक्स में ना, जिस तरह से दे डिड। और इसमें फिर पाकिस्तान का रोल के बारे में सवाल उठता है कि मतलब जो थियरी इंडिया से आ रही है कि भाई आईएसआई ने
ये चीज़ करवाया है जमात इस्लामी के थ्रू फॉर चाइना, राइट? हम्म, तो मेरा सवाल ये उठता कि आईएसआई का एक बाप थोड़ी है, आईएसआई के 2 बाप हैं, दूसरा बाप भी तो वॉशिंगटन में बैठा हुआ है, तो आईएसआई कुड हैव वर्क डन दिस फॉर द यूएस आल्सो ना। अगर आईएसआई ये कर सकता है तो खाली चाइना के लिए क्यों करेगा? सो बिकॉज़ अगर आईएसआई का रोल स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों कैंडिडेट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चाइना की और यूएस की एज़ द रियल ट्रिगर ना, द रियल जिसके। और हैरत की बात यह है कि देन वी हैव टू अज्यूम कि बांग्लादेश में यूएस एंड चाइनीज इंटरेस्ट आर क्लोजर देन यूएस एंड इंडियाज इंटरेस्ट। ये का मतलब फिर ये क्वाड को डॉक्टर साहब, उल्टा हो आपको गया। लगता है कि आईएसआई वुड हैव प्लेड अ रोल? मतलब आईएसआई तो और बड़ी ऑक्यूपाइड है, हमें तो यहाँ पे इंटरनल हमारे 25,000 मसले हैं। आपको लगता है कि समहाउ कोई इस तरह की होगा लिंकेजेस की गेम होगी? सी द थिंग इज के भाई, इट इज दे आर नॉट स्टार्टिंग विद जीरो ना। देखिए पाकिस्तान में आईएसआई इज प्लेइंग अगेंस्ट द करंट। वो जो करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ मोमेंटम काफी है। बांग्लादेश में दे आर प्लेइंग विद द करंट ना। नदी तो ऑलरेडी बह रही है शुरू हो गई थी वो स्टूडेंट्स के मूवमेंट से। दे डिडंट नीड टू ट्रिगर इट। अब ये था कि उसको थोड़ा चैनल चैनल कर लें, और आई थिंक दैट वाज इजी टू डू ना। आप 10-15 स्टूडेंट्स जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के उनको कहेंगे भाई जरा शिफ्ट कर दो, तो इस तब्दीली आ जाएगी मुल्क में। they don't even have to give them money or any incentives if they just give them the strategic guidance कि भाई you are in a position to determine the future of your country, make it corruption free, वो जो भी वो चाह रहे हैं ना। तो दे सॉर्ट बिकॉज सबसे बड़ी चीज जो हुई है कि शेख हसीना का डर निकल गया ना बच्चों में। मेरी स्टूडेंट मेरे साथ मैंने संजय भारत, आप जानते हैं संजय भारद्वाज को, जो इंडिया के जो सबसे बड़े स्कॉलर है बांग्लादेश के, तो वो मेरे शो पे आए थे। तो मेरी स्टूडेंट केम ऑन द, मैं उससे पूछा देखो यू डोंट हैव टू कम, मैं कह रहा हूँ इसलिए मत आए बिकॉज तुम्हारी तो फैमिली वहाँ पे होती है वगैरह, आ जाए। तो शी वाज हैप्पी टू जॉइन द शो। मतलब यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे बहुत बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, हमारे खुद डिपार्टमेंट में कई पीएचडी स्टूडेंट्स बांग्लादेश से हैं। डर निकल गया। दे आर नॉट अफ्रेड टू से व्हाट दे वांट टू से। जो एक महीना पहले जो डरते थे वो बिल्कुल ही खत्म हुए। सो दैट वाज, आई थिंक, जो जो भी फॉरेन प्लेयर हैज इंटरफियर्ड, दे सेंस दैट के दिस इज मतलब लोहा गर्म है, लेट्स यूज इट बिफोर द स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। डर निकल गया। और देखें जो जो स्टूडेंट्स ने ग्लोबली जो गाजा की जंग के लिए भी जो किए, वो भी डर निकल गया ना उनको। अब देखें उनको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट पे उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, बट वो डर नहीं है उनके उनमें। सो वो डर बांग्लादेश के स्टूडेंट से जब निकल गया, then it became easy to rechannel that energy and anger towards regime change ना। बांग्लादेश में जो हुआ है, ऑल साइड एंड डन, इट्स अ regime change। अब ये और बात है कि किसने किया। ये किसने किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करूँगा। डोंट यू थिंक, मैंने भी इस पे ट्वीट भी की थी कि ये जो फॉर इंडिया इट्स टू अर्ली टू प्रॉप अप इट्स ओन स्ट्रॉन्ग मैन। मतलब इंडिया को शुड वर्क फॉर द रीजन, कि इंडिया ग्लोबल साउथ की भी बात कर रहा है, बाकी चीजें भी कर रहा है, तो इज इट अ मोमेंट, वो जैसे कहते हैं मोमेंट टू रीथिंक, पॉज एंड थिंक, और खिते को लेके चले तो इंडिया के की ज्यादा जो है ना वो सपोर्ट बेस बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, रादर देन कि नहीं इधर मैंने इसको ऊपर लेके आना है, इसको इधर मैंने नीचे करना है। डू यू थिंक कि ये मौका है कि इंडिया तमाम मुल्कों को साथ लेके चले और एक कोई रीजनल रीजन की बात करें रादर देन पिक एंड चूज करने के? देखिए दो चीजें मैं बताता हूँ। एक कि इंडिया बड़े बड़े ख्वाब देख रही है, ठीक है। तो मेरा ऐसा सिंपल सवाल होता है कि भाई अगर आप अपने मोहल्ले के दादा नहीं हो तो आप दुनिया के दादा कैसे बनेंगे? शहर के भी दादा नहीं बन सकते यार, आपके मोहल्ले में आपसे बड़े बड़े दादा बैठे हुए हैं। ठीक है। अब तो अगर अगर इफ दिस बांग्लादेशी थिंग इज ए यूएस ट्रिगर्ड कू, तो इंडिया इज द थर्ड मोर पावरफुल कंट्री इन साउथ एशिया आफ्टर चाइना एंड यूएस, राइट? सोचिए आप, अगर अमेरिका आ गया है इस रीजन में थ्रू बांग्लादेश, देन इंडिया इज नॉट द मोस्ट पावरफुल रीजन। दूसरी चीज ये है कि मैं जो देखिए चाइना और इंडिया का जो कंपटीशन हो रहा है सारे साउथ एशिया कंट्रीज में,
इंडिया हैज़ एन एडवांटेज ओवर चाइना, इसमें कोई शक की बात नहीं। जैसा मैं बांग्लादेश को क्वालिफाई करता हूँ, बांग्लादेश और चाइना में बिजनेस फ्रेंड है वो, चाइना बांग्लादेश का अच्छा फ्रेंड है, लोन भी देता, कर्जा भी देता, आपको सबसे बड़ा आपका सोर्स ऑफ जो इंपोर्ट सबसे ज्यादा चाइना से आते हैं, मोर देन इंडिया। लेकिन इंडिया इज लाइक ए फैमिली फ्रेंड, आपसे रिश्ते हैं, ताल्लुकात है, जबान आप बंगाली बोलते हैं, आप मैंडरिन नहीं बोलते, राइट? इंडिया में जो जितने भी बंगाली फिल्म्स बनते हैं वो आप देखते हैं, पूरी की पूरी आपकी आम आवाम, राइट? So the thing is ke there are much cultural proximity, so it should be easy for India to exercise soft power in Bangladesh as opposed to China. लेकिन ये हिंदुत्व का जो आ गया, वो उस सारा के सारे खीर में ना मूत कर दिए, वैसी बात हो जाती है। बिकॉज ये जो घुसपैठिया कह दिया आपने इलेक्शन में, हाँ, पूरे के पूरे मुसलमानों को इस तरह से अगर आप इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट्स करते रहें, देन हाउ कैन यू फॉरगेट कि बांग्लादेश इज आर 90% मुस्लिम। तो ठीक है, पूरे बांग्लादेशी नाराज ना हो, तो जो इस्लामिस्ट तबका है वो तो नाराज होगा ही, एंड देन इट विल आल्सो टॉक अबाउट इट, तो डिबेट्स, तो डिस्कशन तो वही चलेंगे। सो इंडिया का प्रॉब्लम ये था कि वो हर जगह अपना हिंदुत्व एजेंडा ढकेल रहा है। सेंट्रल एशिया में जिस इज 97% मुसलमान है सेंट्रल एशिया में। आपको पता है, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें ये शो के बाद, जाके सेंट्रल एशिया न्यू मॉस्क्स को इमेजेस करें आप गूगल करके। ऐसे बड़े बड़े मस्जिदें बना रहे हैं ये कजाकिस्तान में, आस्थाना में, ताजिकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। भाई आप देखें, देर लाइक ह्यूज, यू नो, तुर्कमेनिस्तान में देखिए आप कितने खूबसूरत मस्जिदें बनाए। तो ऑल ऑफ देम आर रिकवरिंग देयर इस्लामिक पास्ट, सोवियत यूनियन से बच के। उसमें इंडिया जाके बुद्धिज्म प्रमोट कर रहा है। अरे यू आर द सेकंड बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑन अर्थ। आप सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में जो इस्लामिक ताल्लुकात हैं आप बाबर से लेके नीचे तक, उसको तो आप प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर एंटी मुस्लिम एंड इस्लामोफोबिक। हालांकि अगर इंडियन गवर्नमेंट अपना इस्लाम कार्ड प्ले करेगी ना, it will have much closer relations with all the Muslim countries in South Asia and Central Asia. कभी मोदी को कहें, अगर मोदी के कोई चमचा देख रहा है तो उसको बताएं, जरा नक्शा बताएं इंडिया का। 4 मुसलमान मुल्क हैं साउथ एशिया में, फिर इंडिया का जो सेकंड सर्कल जो बात करते हैं ना जयशंकर, फर्स्ट सर्कल इज फ्रेंड, सेकंड सर्कल एक्सटेंडेड नेबरहुड इज सेंट्रल एशिया, वो पूरा का पूरा मुसलमान है। फिर जो थर्ड इनका सर्कल है यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, वो भी मुसलमान है। निपुर शर्मा के केस में पता चल गया इनको, मतलब मोदी मूव्ड ऑन निपुर शर्मा टू प्रीएम्प्ट सऊदी अरेबिया मेकिंग ए स्टेटमेंट। अगर वो रुक जाते एक हफ्ता तो सऊदी अरेबिया वाज आल्सो गोइंग टू कंडेम निपुर शर्मा के केस। तो आप ये इस प्लैनेट पे एंटी मुस्लिम होके आप नहीं फल सकते, एंड दैट इज समथिंग चाइना डजंट हैव दैट। हालांकि वो उइगर के साथ इतना जुल्म कर रहा है, बट ओवरटली एंटी मुस्लिम पॉलिसीज नहीं है चाइना के। चाइना इज सेइंग कि मैं तो खुदा में यकीन ही नहीं करता, आई हैव नो खुदा टू पुश, आई वांट टू मेक मनी and I want to be more influential and people understand that better. इंडिया के साथ ये कैवियट साइड में आ रहे हैं ना, which is a source of irritation. तो उसमें जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ा है हसीना के वजह से, वो एंटी हिंदू सेंटिमेंट को भी जोर दे रहा है बांग्लादेश में। वो एंटी इंडिया इसलिए नहीं है कि दे आर एंटी हिंदू, दे हैव बिकम एंटी हिंदू बिकॉज दे आर एंटी इंडिया, एंड दे आर एंटी इंडिया बिकॉज दे हैव बिकम एंटी शेख हसीना। और उसको आप इतना क्लोजली समझ गए। आई एम सो हैप्पी कि मोदी ने नहीं अभी तक उससे मिला पब्लिकली। आई डोंट नो वेदर प्राइवेटली मुलाकात हुई या नहीं, बट देयर आर नो फोटोग्राफ। दैट इज अ वेरी स्मार्ट मूव कि शेख हसीना के साथ अभी तक ना जयशंकर के फोटोग्राफ्स आए हैं ना मोदी के आए। अदरवाइज देखना आप उसका गुस्सा वो बेचारे किसी मतलब बेचारा ही हिंदू कम्युनिटी के ऊपर वो निकाल लेंगे इंस्टेंट।
and the government of Dhaka will allow it. जनाब, मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ इंडिया। उसने अपने पहले बयान में कह दिया ही इज नॉट हैप्पी विथ इंडिया। उसने कहा कि भाई आप डेमोक्रेसी क्यों नहीं प्रमोट किए, एंड व्हाट ही मेंट वाज योर सपोर्ट फॉर शेख हसीना वाज अनडेमोक्रेटिक। क्योंकि जो इलेक्शंस हुए और जो अथॉरिटेरियनिज्म पिछले 5 साल में तबाह किया ना उसने शेख हसीना। द फर्स्ट 10 इयर्स वर वेरी गुड, बट द नेक्स्ट 5 इयर्स ही बिकेम मोर अथॉरिटेरियन और अपने ही लोगों को वो चीजें दे रही थी। बिल्कुल सही है। लेट्स सी, देखते हैं डॉक्टर साहब कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी और ने 3.0 शुरू ही हुआ है, तो एक बहुत बड़ा नेबरहुड में चैलेंज आ गया है। इसको कैसे वो ओवरकम करते हैं, ये तो जब डॉक्टर यूनुस और उनकी कैबिनेट और ये लोग पत्ते दिखाएंगे, चीज़ें अनफोल्ड होंगी, तो तभी इंडिया के पास भी मज़ीद ऑप्शंस आएंगी कि कैसे करना है, और चाइना के पास भी, और अमेरिका के पास भी, और बाकी ममालिक के पास वो क्या करते हैं। Anyhow, thank you very much, Professor Dr. Mukhtar Khan साहब। It was a pleasure talking to you, sir. बहुत शुक्रिया। मुझसे आपसे एक सवाल पूछना था ये रिकॉर्डिंग के बाद। ओके, ओके, ओके।